हूं कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नियोजित शिक्षकों की जब स्थिति पे बातचीत होती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए स्नेहाशीष जी, 1980 में जब हमारी सरकार ने जो शिक्षा व्यवस्था जो प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पे जो थी, उसको कहीं ना कहीं राज्य का साधन मानते हुए, राज्य का काडर बनाते हुए, उस समय की तत्कालिक जो सरकार हमारी रही उसने पूरी तरह से सारी सुविधा दी, सेवा करने का प्रयास की और 90 तक मैं मानता हूं बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में, भारत में जानी जाती थी और बिहार के विद्यार्थियों का, बिहार के शिक्षकों का बाहर में बहुत सम्मान होता था। धीरे धीरे वो व्यवस्था कमजोर हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। लालू जी के राज में भी शुरू के दिनों में हुई थी कमजोर, मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। लेकिन नीतीश जी जब आए तो लोगों की आशाएं थी। दुर्भाग्य से नीतीश जी ने यदि सबसे ज्यादा कमजोर कोई काम किया है, सबसे ज्यादा कुठाराघात किसी व्यवस्था पर किया है तो शिक्षा व्यवस्था पर किया है। और 2006 में जिस तरह से उन्होंने नियोजित शिक्षकों का एक नया बहाली की परंपरा कम वेतन पर शुरू की और उन शिक्षकों को पंचायती राज के अधीन मुखिया सरपंच का एक तरह से राजनीति का शिकार बनाने का प्रयास किया, जिसमें लाखों नौजवान जो ऊर्जावान थे, जिनमें ताकत थी, वो चाहते थे किसी अन्य फील्ड को अपनाकर आज एक बड़े पदाधिकारी, बड़े पदों पर होते और उनकी जीवन एक बड़े अच्छे ढंग से चल रहा होता, या बिहार में भी वो एक नया कंट्रीब्यूशन बिहार के विकास के लिए दे सकते थे। उनको पंचायती राज में सरपंच और मुखिया के अधीन करके उन नौजवानों को एक तरह से भविष्य उनका बर्बाद करने का प्रयास पहला हुआ नीतीश कुमार जी के द्वारा। आशा पर आशा संघर्ष करते रहे वो लोग। अब उनको अस्थायित्व मिलेगा, अस्थायित्व में भी उनका वेतन पुराने वेतन के अनुरूप होगा। शिक्षक के अंदर में दो तरह के कैटेगरी बांट दिए, एक शोषित और एक शोषक का जाल पैदा कर दिया गया। सेम व्यवस्था, सेम कर्तव्य के लिए किसी को कम वेतन, किसी को ज्यादा वेतन, किसी को सेवा शर्त पुरानी, किसी को सेवा शर्त नहीं करके आपस में भी शिक्षकों में भी बंटवारे का एक राजनीति इन्होंने किया। और सबसे जो दुखद पहलू इसका है वो ये है कि जितने नौनिहाल थे, जब इस तरह के हाल पर आप छोड़ देंगे शिक्षा व्यवस्था, तो जो बुनियादी शिक्षा है वो हमारी कमजोर हुई। उसका नतीजा आज पूरा बिहार भोग रहा है। चाहे आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में भी, कहीं भी एक तो आपने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद कर रखी है, या करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। किसी को कुछ कोई उसके आर्थिक जो सुदृढ़ीकरण होना चाहिए या उनकी भविष्य का सुरक्षा होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज पूरी तरह से फेल हो गई है। 2 दिन पहले हमें इस मुद्दे पर कुछ बात रखने का मौका मिला था आप लोगों के माध्यम से, और मैंने बात रखी थी और अपील की थी मुख्यमंत्री जी से कि 15 अगस्त कल के अवसर पर शायद आप कुछ न कुछ उन लोगों के लिए राहत की घोषणा करेंगे, क्योंकि कई वर्षों से और कई विगत दिनों में आपने देखा होगा बिहार में वो सभी शिक्षक साथी रोड पर आकर के अपने अधिकारों की, अपने न्याय की मांग कर रहे थे। दुख के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने एक भी मांग उनकी ईमानदारी से पूरी नहीं की है। जो वो घोषणा कर रहे हैं ईपीएफ की, या घोषणा कर रहे हैं नई सेवा शर्त की, जिसकी अभी भी लिखित कोई प्रारूप नहीं है, वो दोनों चीजें पटना हाई कोर्ट में उन शिक्षक साथियों ने या शिक्षक नेतृत्व ने लड़ करके और उसको पाई, और कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री जी को यह मजबूरन घोषणा करनी पड़ी है। यदि उनको ईमानदारी से उनकी मांग मांगनी थी तो 2-3 सिंपल मुद्दे हैं जिसमें आर्थिक भार भी राज्य को नहीं होता। पहला है उनको राज्य का काडर का सम्मान देना, जो पंचायती राज के अंदर है उनको राज्य का कैडर मिलना चाहिए, कर्मचारी माना जाना चाहिए, जो पुराने वेतनमान के साथ जो शिक्षक हैं जिनको माना जाता है, और उन्हीं के अनुरूप समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इन शिक्षकों को 25-30 हजार रुपए और उन शिक्षकों को 70 और 1,20,000 रुपए, ये कहीं से भी न्यायिक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। तो मेरा मानना है कि उनको न्याय मिले, समान वेतन, यदि समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावे सेवा शर्त नई नहीं, पुरानी सेवा शर्त जो है जिसमें पेंशन, ग्रेचुइटी, ईपीएफ, जीपीएफ का जो भी सिस्टम है उसको लागू किया जाना चाहिए, और इस तरह उनके साथ न्याय होना चाहिए। यदि न्याय होगा
तो शिक्षा व्यवस्था के साथ भी बिहार में न्याय होगा। और सरकारी शिक्षा के द्वारा ही बिहार के आज भी लगभग 90% जो गरीब गुरबे बच्चे हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको उनके साथ न्याय करने के लिए इन नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए, पंचायती राज की कुव्यवस्था से मुक्त करते हुए, नए वेतनमान के साथ उनको नए सेवा शर्त के बदले पुराने सेवा शर्त को लागू करते हुए उनको सम्मानजनक, उनके काम के अनुरूप उनको सम्मान मिलना चाहिए। एक ऐसा ही सवाल है अविनाश पांडे जी का, सेमरा निवासी हैं, संभवतः ये वाल्मीकि नगर लोकसभा मोतिहारी के आसपास का ये इलाका है सेमरा। अविनाश पांडे जी का भी सवाल कुछ इसी से मिलता जुलता है कि क्या कांग्रेस पार्टी नियोजित शिक्षकों के लिए अपने मैनिफेस्टो में उनको जगह देगी? बिहार के वर्तमान जो चुनाव, आसन्न चुनाव है विधानसभा के। और एक और सवाल मैं ले रहा हूं कमेंट बॉक्स में, अमित कुमार सिंह जी का है, नियोजित शिक्षकों को कोई पार्टी सम्मान नहीं दे रही है, कांग्रेस कुछ करेगी? अगर कुछ करेगी तो वे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ होंगे। तो क्या इस प्रकार की कुछ मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जगह मिलने वाला है? उसको ऊपर करो। देखिए, पहली बात तो मैं सम्मानित साथी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे मैं ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य आपकी बात को उठाने का वोट से नहीं है। मैंने यदि ये बात उठाई है या ये आवाज उठा रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि चुनाव आ गया है और चुनाव में हमें राजनीति करनी है और हमें वोट चाहिए। आपको जो भी उचित लगे, राष्ट्र के, बिहार के, दोनों के हित में जो हो, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपका समाज में एक अलग तरह का सम्मान है, आपकी बातों का एक अर्थ है, और यदि आपके साथ न्याय नहीं है तो मुझे लगता है समाज के किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं है। जब सरकार आपके बातों को नहीं ध्यान दे पा रही है तो मैं ये मानता हूं कि सरकार समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ कितना ध्यान देती होगी, ये कहने की बात नहीं है, ये सब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। शिक्षक समाज की जहां तक सम्मान की बात है, उनके मांग को पूरा करने की बात है, कांग्रेस पार्टी की जब भी और जहां भी सरकार रही है, पहले बिहार में थी, सदैव शिक्षकों के सम्मान में सदैव खड़ी रही पार्टी, और जो जो उनके मांग होते थे उनको पूरा किया जाता था। हमारी सरकार ने केंद्रीय वेतनमान दिया, केंद्रीय शिक्षकों के बराबर सबको सरकारीकरण किया। अभी छत्तीसगढ़ से चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां के राज्य का कई बार मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहां के शिक्षकों को, जो आपसे जुड़े हुए नियोजित शिक्षक थे, उनको अस्थायित्व करके पुराने वेतनमान के अनुरूप वहां भी लोगों को काम देना, मैंने सारी उस मांग को पूरा किया है। मुझे लगता है बिहार सरकार से मैं अभी तो मांग कर रहा हूं कि उन्हें ये पूरा करना चाहिए। ये न्याय की मांग है, ये सिर्फ शिक्षक की मांग और शिक्षकों के अधिकारों और उनके सम्मान की मांग नहीं है। बिहार के 32 लाख लोगों की ये मांग है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पे आपके इन सारे मांगों को पूरा करेगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी कारण से प्रतिपक्ष में बैठती है तो भी सदैव आपकी आवाज को उठाती रहेगी। अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर मैं आपके इस मुद्दे को जब से समझा हूं, मैं कारुण्य स्थिति में हूं, मैं बहुत अंदर से व्यथित हूं कि इतने नौजवान जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, हमारे बिहार के लिए, और सबसे तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि के लोग होंगे, वही लोग उस दौर में शिक्षा जगत में जाते हैं। उनके साथ यदि न्याय नहीं ये सरकार कर पा रही है तो फिर ये सरकार निकम्मी है, और इस सरकार जो निकम्मी हो उसको बदलनी चाहिए। मुझे पूरा आशा है आप लोग भी इस सरकार को बदलेंगे और हमारी आवाज सदैव आपके साथ रहेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, प्रवक्ता या कोई अन्य ओहदे के कारण नहीं, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, शिक्षा से जुड़े होने के नाते मैं ये बात से आप बार बार आपको कह रहा हूं और पुनः आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी खुद आपके समाज से जुड़े हुए हैं, एमएलसी भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ही हैं। उन्होंने भी शिक्षकों की आवाज लगातार उठाई है
क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी आवाज का एक अर्थ है, उनकी आवाज का मतलब कांग्रेस की आवाज है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत आश्वासन देने की मुझे जरूरत नहीं, और कांग्रेस पार्टी को आश्वासन की राजनीति करती भी नहीं है। मैं आपके इस मुद्दों के साथ सदैव जुड़ा रहूंगा, और आपकी लड़ाई के साथ जहां भी मुझे जिस स्थिति में याद करेंगे आप लोग, निस्वार्थ भाव से आपके साथ में रहूंगा।